चलो भाई, तो हम लोग कल बात कर रहे थे सेलेक्टेबल मार्कर्स की, और आपके जो प्लाज्मिड हैं, प्लाज्मिड में जो अलग अलग जो पोर्शन है, आपके प्लाज्मिड में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि एक प्लाज्मिड में वो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हम अपनी ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ प्रोसेस के लिए हम उसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाते हैं, जिसके बारे में PBR 322 के बारे में हमने डिस्कस किया था ब्रीफली, और मुझे लगता है कि आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलता हूँ। मेरे किस्सा हम जो बात कर रहे थे, चेक कर रहे थे, किसको चेक कर रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन को। ओह सॉरी, बहुत स्नीजिंग हो रहा है, तो रजाई में घुसे हो, हम लोग क्या करें? चेक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे चेक कर रहे थे? बाय द सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, और इस पे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को यूज किया था, है ना, AMPR। कोई दूसरे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही रहे, लेकिन जो था उस पे हम उसकी बात किए, ठीक है। और इसके लिए हमको थोड़ी सी इनकन्वीनियंसी हो जाती है, क्योंकि 2 बार हमको क्या करना पड़ता है? कल्चर प्लेट डेवलप करना पड़ता है एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है। और इसकी वजह से प्रोसेस जो है थोड़ा कन्वर्शन हो जाता है, मतलब असहूलियत भरा, असुविधाजनक हो जाता है, टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई इसका अल्टरनेटिव सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आज की डेट में क्या है, हम सेलेक्टेबल मार्कर के लिए एक क्या करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है, प्यारा सा जो प्लाज्मिड है, गोल गोल जो दिखाई दे रहा है, आपको तो पता ही है, इसमें बहुत सारे जीन इनकोडिंग्स हैं। इस पे क्या करते हैं हम, हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हम किसके बीच में रखते हैं? हम ऐसे प्लाज्मिड्स डेवलप करते हैं, और जिसका जो रिकॉग्निशन जो सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए इको RI का रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये है, तो ध्यान में रखते हैं कि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ पे हो? ऐसे जगह पे हो जहाँ पे बीटा, इसको मैं कहाँ पे लिखूं? इसको यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस के बीच में ही हमारा रेस्ट्रिक्शन साइट भी होता है। यानी जब भी हम क्या करेंगे कि इसको रिकॉम्बिनेट करेंगे, क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, तो ये कट होगा तो भाई दोनों हेलिक्स कट होगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन सीक्वेंस है, जो किसी एक थ्रेड पे, किसी एक हेलिक्स पे होगा, वो भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जो साइट था वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कट कर देगा, क्योंकि वहीं पे रिकॉग्निशन साइट है, वहीं पे वो क्या करेगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करना है, इसकी वजह से ये भी कट हो गया।
आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम, और ये इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिव हो गया, यहाँ पे एंजाइम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यानी एंजाइम फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी जो ट्रांसक्रिप्शन होना था वो नहीं हो पाएगा, कुल मिला के एंजाइम नहीं बनेगा। यानी अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर है, अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया वहां पे है, हमने ऐसा किया हुआ है, तो क्या होगा, ये एंजाइम बनेगा नहीं। और ये एंजाइम जो होता है ये ब्लू कलर की कॉलोनी देता है। ये एंजाइम क्या देता है, ब्लू कलर्ड कॉलोनी in presence of X-gal, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, 5-chloro-5-bromo लाइक दैट, लंबा चौड़ा इसका नाम है। थोड़ा सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कहीं, लेकिन नहीं तो फिर मैं इसको मैसेज कर दूंगा लिख के, मैं भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे X-gal में क्या क्या है ना, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, X-gal बोल रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म पे, X-galactose के नाम से। तो ये X-gal जो एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, इसके प्रेजेंस पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाला जो जीन सीक्वेंस वाला अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो ब्लू कलर की कॉलोनी देगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एंजाइम बनेगा नहीं। और ऐसा अगर बैक्टीरिया जिसपे वो एंजाइम नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, चाय पीने भूल गया, दीजिएगा, तुरंत पी ले रहे हैं, दूध में चला ना, बहुत बढ़िया था, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था, अगर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया है तो कभी भी X-gal के प्रेजेंस पे वो क्या है, ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं देगा, ठीक है, ब्लू कलर की कॉलोनी डेवलप होगी ही नहीं, क्योंकि यानी सिंपली अगर कोई कल्चर है वहां पे आपको X-gal डाल देना है। अगर वो ब्लू हो गया तो समझो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, और ब्लू नहीं हुआ तो समझो कि ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो दिस मेथड इज कंपैरेटिवली इजी फ्रॉम द प्रीवियस वन, ओके। यानी अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं उससे आसान पड़ेगा ये, ठीक है ना। इस प्रकार आपका सिलेक्टेबल मार्कर का खेल खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब मैं इसके बारे में आपको और भी बताता हूँ। अभी सारी बातें हम वेक्टर्स के बारे में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वेक्टर्स थे जो किस में जा रहे हैं, बैक्टीरिया में जा रहे हैं प्लाज्मिड के थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक एनिमल सेल में ले जाना है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक प्लांट सेल में एम्ब्रियो में ले जाना है, अब मुझे क्या करना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। सो देयर इज अ डिफरेंट मीन टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट, ठीक है। देखते हैं, कई इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, है ना, जैसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं, स्पेशली कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, इन्फेक्शन कर दिया आपको बिना कोई टेंशन का, है ना, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, लेकिन आप बोलोगे क्या ऐसे ही होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। कोरोना वायरस एक दूसरे तरह का इन्फेक्शन है। मैं ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट की बात करता हूँ जो हमारे जेनेटिक मेकअप को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे ट्यूमर को, कैंसरस सेल्स, कैंसर कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। कैंसर कैसे होता है, कैंसर इज बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द जीन सीक्वेंस ऑफ द सेल्स, है ना, अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है, अब तक कंट्रोल ग्रोथ कर रहा था, अनकंट्रोल कैसे हो गया। सेल का कंट्रोल तो पूरा का पूरा आपका जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी डेफिनेटली वो जेनेटिक मटेरियल को कहीं ना कहीं जाके अल्टर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो ट्यूमर कॉजिंग जो पैथोजेंस होते हैं उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमको उस पैथोजन को डिसआर्म करना पड़ेगा। उसकी वो मान लीजिए जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ऐसा जो ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ये जो बैक्टीरिया है प्लांट सेल में कैंसर कॉज करता है।
प्लांट सेल में कैंसर कॉज करता है। प्लांट भी डीएनए का बना हुआ है, एनिमल भी डीएनए का बना होता है, तो क्यों ना हम इस बैक्टीरिया को हम एज अ वेक्टर यूज करें, इस बैक्टीरिया के जीनोम में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें। और ये तो बैक्टीरिया जो है इसका तो मैकेनिज्म ही ऐसा है कि ये जाएगा और हमारे डीएनए के साथ उसको क्या करेगा, जोड़ देगा नेचुरली, है ना। जनरली प्लांट में ट्यूमर फॉर्म करता है। तो इस तरीके से क्या है, हम किसी पैथोजन के थ्रू, लेकिन पहले हमको डिसआर्म करना पड़ेगा, उससे होने वाले हार्म वाले जो सीक्वेंस है उसको हटाना पड़ेगा और वहाँ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम एनिमल्स में या प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शंस भी हैं, हम डायरेक्टली अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं किसी सॉरी ये जो प्लाज्मिड जो है इसको हम प्लाज्मिड नहीं बोलना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है डायरेक्टली हम क्या है माइक्रो इंजेक्शन से क्या करते हैं, होस्ट में हम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉलिस्टिक गन्स भी हैं। बॉलिस्टिक गन्स में हम क्या करते हैं, टंगस्टन या गोल्ड के फाइन जो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं में क्या होता है, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होते हैं ये क्या होते हैं, उसी में हम पूरा उसको मिक्सअप कर लेते हैं, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसमें चिपके हुए रहते हैं और इसको हम फायरिंग करते हैं। फायरिंग का मतलब होता है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इसको हम प्लांट सेल में, अब एनिमल सेल में तो करते नहीं, जनरली प्लांट सेल में करते हैं इसको, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इसको हम क्या करते हैं, इसको फायर करते हैं। फायर करने का मतलब आग नहीं है यहाँ पे मतलब उसको पुश करते हैं, तो इसके वजह से क्या है, सेल के अंदर तक ये पहुँच जाता है। ये जो गोल्ड या टंगस्टन के छोटे बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो एक सेल से भी बहुत छोटे होते हैं, और वो क्या है अंदर चले जाते हैं और वो फिर उस प्लांट के ही मैकेनिज्म का यूज़ करके वो नए प्रोड्यूस को दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत हल्के सुपरफिशियल लेवल, अब हम ऐसे सोचेंगे कि अरे छोटा सा कण अंदर घुस गया हो गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये सब, है ना, इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, एक तरीके की बात कर रहे हैं कि केवल हम प्लाज्मिड जो है, कि प्लाज्मिड तो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होता है, इसके अलावा भी दूसरे मीन्स हैं रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट्स को होस्ट में पहुंचाने के लिए, उसकी बात कर रहे थे। तो इसमें हम पैथोजन ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरियाज की बात भी कर रहे थे, बॉलिस्टिक गन्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, इनके थ्रू भी हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं। चलिए अब देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, आई थिंक तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ये जो वेक्टर है, वेक्टर के दो कैटेगरी हैं। ठीक है, वेक्टर के दो कैटेगरी हैं। ये वेक्टर जो है दो कैटेगरी है, एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर, और दूसरा होता है एक्सप्रेशन वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर वो है जो सिर्फ इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और एक्सप्रेशन वेक्टर वो है जो किसी प्रोड्यूस को मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन से, इसके रेप्लिकेशन से मतलब है हमको, जितना ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा हमारा काम होगा, और इसमें क्या है, इसके हमके ट्रांसक्रिप्शन से मतलब है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि हमको चाहिए क्या। ठीक है, हमको क्या चाहिए। ठीक, रेप्लिकेशन से हम सेम डीएनए सीक्वेंस को फाइंड कर रहे हैं बार बार, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद बैक्टीरिया के अंदर इसके कई कॉपीज बन रहे हैं, और एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है, हमको उसकी कॉपीज नहीं, उससे बनने वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो एक्सप्रेशन वेक्टर। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये चैप्टर थोड़ा उलझा हुआ लगता है। अब मैं बताऊं कि ये जो था बायोलॉजिकल मेथड जो था मल्टीपल कॉपीज का, जो हम प्लाज्मिड के थ्रू बैक्टीरिया में बना रहे थे, अब इसको हम क्या करें, अगर डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इस बैक्टीरिया में मान लीजिए ऐसा ऐसे 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 ये इसका न्यूक्लियोइड रीजन है, हम प्लाज्मिड के थ्रू ना करें, डायरेक्टली एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दें, प्लाज्मिड में नहीं है वो, बिना वेक्टर के, तो होगा क्या, जान के बहुत मजा आ जाएगा आपको। आपको तो पता है इसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियस होता है, ये सब इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको प्लाज्मिड के साथ डालना पड़ता है। प्लाज्मिड को ये काट नहीं पाएगा क्योंकि प्लाज्मिड क्या है,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी है। चलिए, लेकिन इसके अलावा भी हम आज के समय में क्या किए हैं, मशीन का टाइम है जानते ही हो, आज के समय में हमने टेक्नोलॉजिकली डेवलप किया हुआ है एक टेक्नोलॉजी, खास टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं PCR, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट रेफर्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको चेन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता रहता है, ये साइक्लिक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। और होता किस है, पॉलीमरेज एक एंजाइम के थ्रू करते हैं हम, ठीक है। पॉलीमरेज आप तो पढ़े हुए हैं रेप्लिकेशन में, डीएनए पॉलीमरेज है ना, पढ़े हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, जोड़ता जाता है, टेम्पलेट डीएनए में क्या करता है, जोड़ता जाता है। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े हैं तो ये बाखूबी जानते होंगे, ठीक है। तो पीसीआर भी जो होता है, पीसीआर क्या है, एक टूल्स है ना, एक मशीन है। इस मशीन में क्या होता है, हमको जो हमारा जो जीन सीक्वेंस हमको चाहिए, जो जीन सीक्वेंस हमको चाहिए, उस जीन सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। डीएनए का जो पार्ट हमको चाहिए, अब डीएनए के किसी न किसी पार्ट में तो वो जीन होगा ही होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो सीक्वेंस है मेरे काम का है, और मैं चाहता हूँ कि इसके बहुत सारी कॉपीज चाहिए मेरे को, एक नहीं बहुत सारी कॉपीज। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बना लिया मैंने, ठीक है। उस ब्यूटी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया से बना हुआ कोई केमिकल है, मान लो मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं लगाता नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है, खैर सुंदर चीज सबको अच्छा लगता है। तो मान लीजिए एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए खास तरह का केमिकल चाहिए, और वो केमिकल मैं बैक्टीरिया से बनाना चाहता हूँ, और कोई बैक्टीरिया में फाइंड कर लो कंपैटिबल है, वो प्रोडक्ट वो बना देगा। तो क्या करूँ, मुझे तो बहुत सारा चाहिए। तो एक तो मैं उस तरीके से जा सकता हूँ प्लाज्मिड वाले केस में, दूसरा बहुत सारे जीन सीक्वेंस मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, बहुत सारे जीन सीक्वेंस में पीसीआर के थ्रू भी बना सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, वो जो जीन सीक्वेंस जिस डीएनए के पार्ट में है, मान लीजिए डीएनए तो बहुत लंबा है, ये वाले डीएनए के पार्ट में है ना, तो पहले तो मैं इस डीएनए को आइसोलेट करूंगा, ठीक है, इस डीएनए के पार्ट को आइसोलेट करूंगा। आपको पता ही है, पहले मैं आइसोलेशन के बारे में बता दिया हूँ, आइसोलेशन कैसे करते हैं हम। अरे नहीं बताया हूँ डीएनए आइसोलेशन, ओ थोड़ा सा रुको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो सेल को ले लेते हैं, पर्टिकुलर पार्ट से हम सेल को ले लिए, और वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसमें लाइसोजाइम वगैरह डाल दिए, फंगल सेल है तो काइटिन डाल दिए, है ना, प्लांट सेल है तो सेलुलेज डाल दिए। इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसके सेल को ब्रेक कर देते हैं, साथ ही उसमें प्रोटीन डाल देते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट कर देते हैं, साथ ही साथ उसका आरएनएज भी डाल देते हैं ताकि आरएनए भी डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद जो बचा है उसमें क्या, चिल्ड अल्कोहल डाल देंगे, आपका बन गया क्या, डीएनए। क्या वहाँ पे डीएनए आपस में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, उसको स्पूलिंग अब बाहर निकाल लेंगे, ये आपके पास क्या है, डीएनए। अब इस पे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे, वो जाके पर्टिकुलर सेक्शन में जाके उसको कट कर देगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम ऐसा यूज करेंगे जो मेरे डिजायर्ड सीक्वेंस को जाके कट करे, कोई भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलिए ये जीन सीक्वेंस मैंने आइसोलेट कर लिया है, अब इसकी मुझे बहुत सारी कॉपी चाहिए, क्योंकि वो जीन जो है हो सकता है हाथी से मिला हो, और हर बार मैं जीन लेने के लिए हाथी को परेशान या उसको कोई दूसरे तरह की परेशानी ना देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जीन तो मैं ले लिया, अब मैं इसको ले जाऊँगा पीसीआर में। पीसीआर के लिए क्या करना है, पीसीआर मशीन में 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या ज़रूरत है इसको आप समझते हैं। पहला, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज स्पेशल होता है, स्पेशल होता है, क्यों होता है आगे बात करेंगे। इस डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं टेक पॉलीमरेज, ठीक है।
हालांकि टेक पॉलीमरेज के अलावा 2-3 और भी हैं, लेकिन आपके बुक में टेक पॉलीमरेज है तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा डीएनटीपीस चाहिए, डीएनटीपीस, या इसको आप बोलिए न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता ही है ना, नाइट्रोजीनस बेसिस लगा हुआ राइबोस शुगर, कोई एडिनिन के साथ जुड़ा होगा, कोई गायनिन, कोई, है ना, सबके आपको पता है नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपको लगेगा प्राइमर सेट, प्राइमर सेट, ये 2 लगेगा ना, 2 प्राइमर लगते हैं इसमें। इसके अलावा क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, पता नहीं, नहीं लगेगा कुछ। अब पीसीआर जो मशीन है, पीसीआर मशीन में हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म समझिए। पीसीआर में क्या होता है, 3 स्टेप्स है, इसको आप समझिए। पहला स्टेप्स जो होता है, पहला स्टेप्स क्या होता है, डीनेचुरेशन। ठीक है, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में क्या होता है कि अगर ये आपका डीएनए है ये आपका डीएनए है और ये वाला रीजन का आप कॉपी करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है डीएनए और डबल हेलिक्स है, डीएनए आपका डबल हेलिक्स है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पीसीआर मशीन में कुछ टेम्परेचर के रेंज होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का रेंज होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे, 94 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, इसके बीच का जो नाइट्रोजिनस बॉन्ड, नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो ब्रेक हो जाती है और वो क्या हो जाती है, ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी हेलिक्स अब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। याद रखना है टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस पे, 94 पे, यहाँ लिख दो 94, वहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये डीनेचुरेट हो गया। अब डीनेचुरेट होने के बाद इसके टेम्परेचर को डाउन किया जाता है और अगला प्रोसेस आता है, उसको बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोलते हैं, एनीलिंग। एनीलिंग, एनीलिंग में क्या होता है कि ये जो डीनेचर्ड जो डीएनए है, डीनेचर्ड डीएनए में मान लीजिए ये आपका 3 to 5 डैश है, 3 to 5 डैश, तो ये डेफिनेटली 5 to 3 डैश होगा, है ना। सेम वही इंड लेके आप चलिए। तो ये जो है डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 डैश काम करता है ना, 5 to 3 डैश पे काम करता है, याद रखना। सॉरी 3 डैश टू 5 डैश, 3 डैश टू 5 डैश पे काम करता है। ठीक है, तो यहां पे एनीलिंग में क्या होता है, ये जो प्राइमर्स जो हमने लिए हुए हैं, ये प्राइमर, ठीक है, जैसे आप रेप्लिकेशन में भी देखे थे कि शुरू में एक छोटा सा स्ट्रेच आके जुड़ता है ना, वहां पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है डायरेक्ट एंड से स्टार्ट नहीं कर देगा रेप्लिकेशन, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, उसको एक शॉर्ट स्ट्रेच चाहिए होता है, वो स्ट्रेच बनाने का काम करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो लिविंग सेल में होता है। तो यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं है, उसके लिए हमने प्राइमर्स रखे हुए हैं। ये प्राइमर्स आके क्या होते हैं, यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आके ये प्राइमर्स जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये प्राइमर्स आके जुड़ गए, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये प्राइमर्स तो दोनों एंड पे जाके क्या करेंगे, ये भी 3 to 5 है, तो ये 3 to 5, यहाँ प्राइमर्स आके जुड़ गए। इस प्रोसेस को एनीलिंग बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है लगभग 46 to 56। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सब डिपेंड करता है ना कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेसिस इस पे जुड़ा हुआ है। बायोलॉजी में हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, द एक्यूरेट पैरामीटर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा टेम्परेचर वारी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपका नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है। जैसे बोलते हैं एडेनिन थायमिन रिच अगर है, लो बैटरी प्लीज चार्ज द फोन। आए मेरा बैटरी कैसे लो हो गया, ओनली 10%, खैर 7 मिनट चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था
एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जो होता है डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या सॉरी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए टेम्परेचर भी उसमें ज़्यादा रहता है। खैर वो सब की बात नहीं करनी है, अभी हम अपने पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा इसको कंक्लूड कर लें आज। एनीलिंग, ये जो आरएनए ये जो प्राइमर्स लग गए, इसके बाद जो होता है, उसके बाद जो थर्ड जो स्टेप है, आप देख पा रहे होंगे मेरी उंगली 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 दिख रहा है, चलो नहीं भी दिख रहा तो इधर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड जो स्टेप है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन।